मॉर्निंग स्टूडेंट, पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड जो पता है आपका, इसका नाम लर्निंग एंड टीचिंग। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग पे। हमने लर्निंग में पढ़ा लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण या प्रकार, अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार लर्निंग। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को कई भागों में बांटा है, जिसमें से एक मनोवैज्ञानिक हैं आशुबेल। आशुबेल ने इसको 4 भागों में बांटा है। आशुबेल का वर्गीकरण। आशुबेल महोदय ने लर्निंग का इसको जितने भी कंसेप्ट हैं, फर्स्ट में हमने रखा है अधिग्रहण सीखना। अधिग्रहण सीखना, दूसरे पॉइंट पर रखे हैं अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना कर सीखना। चौथे पॉइंट है इनका अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। तो हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि अधिग्रहण सीखना क्या होता है, अन्वेषण सीखना क्या होता है और प्रकट सीखना क्या होता है। तो फर्स्ट आप डिस्कस अधिग्रहण सीखना। आशुबेल महोदय ने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति या बालक कहीं भी कुछ सीखता है तो सबसे पहले वो अधिग्रहण करके ही सीखता है। जब क्लास के छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं तो वहां अक्सर हम ये पाते हैं कि वह बच्चे को लिखकर या बोलकर को सुनना पड़ता है। एग्जाम्पल में है इसमें लिखकर, बोलकर। लिखना भी एक कला है, बोलना भी एक कला है। अधिग्रहण सीखने के अंतर्गत आशुबेल साहब ने बताया महोदय ने जब भी व्यक्ति अपने अंतर्गत आती है, क्योंकि यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का बीच का अंतर क्रिया नहीं होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि टीचर कहीं और होते हैं और स्टूडेंट कहीं और होते हैं। ओके, शिक्षा का सिंपल सा तार्किक अर्थ यही है कि शिक्षा में समानता लाने के लिए वह बालक जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको शिक्षित करना। वो कोई जॉब में है, उनकी डिग्री बढ़ाकर, क्वालिफिकेशन बढ़ा करके उनके पोस्ट लायक को बना देना। तो अधिग्रहण सीखना का सिंपल सा अर्थ हो गया लिखकर, बोलकर। अध्यापक द्वारा जो शिक्षा की जाती है या ओपन प्रणालियों द्वारा जो शिक्षा ग्रहण की जाती है वह शिक्षा अधिग्रहण सीखने के अंतर्गत आती है। दूसरा है अन्वेषण सीखना। जैसा कि नाम से दिख रहा है, अन्वेषण मतलब खोजबीन होती है। यहाँ पर बच्चों का तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, चिंतन, उसकी आत्मविश्वास, सारी चीजों को लिया जाता है। जो जो अपने सब्जेक्ट में अपने स्किल को डेवलप करते हैं। जैसे
प्रैक्टिकल करना हो या खोज करके सीखना हो। हम कोई सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की या मैथ की या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा उसे स्वयं करके उसमें से कुछ मेन पॉइंट को टर्म आउट करता है, वो ये सीखता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, क्यों आती है, कैसे आती है, क्या इस पॉइंट को रखना जरूरी है, उसमें उसकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सारी चीजें निकल सकती, सारी चीजों को उसमें यूज करता है। ऐसी चीजें जब सीख लेता है तो वह लर्निंग के अंतर्गत आती है, वह चीजें कभी बच्चों को भूलता नहीं है। तो अन्वेषण सीखना में उसका तर्क शक्ति, चिंतन आदि का इस्तेमाल करता है। अधिग्रहण सीखने में इतनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है। ये खोज विधि के रूप से भी जानी जाती है। इसमें नई नई चीजें खोजे जाते हैं। बालक जो पढ़ाया जाता है उसके बाद वो बालक नई नई चीजों को ऑटोमेटिक आविष्कार करने लगता है। इसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, सभी महान वह जो अपने विषयों में पारंगत हासिल किए हुए हैं, सब अन्वेषण सीखने के अंतर्गत ही आते हैं। जहां नई खोज शुरू हो जाए, पुरानी खोज से नई खोज बच्चा, बालक या व्यक्ति सीखने लगे, मान के चलिए तो अन्वेषण सीखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रट कर सीखना। रट कर सीखने से क्या तात्पर्य है? रट कर सीखने से सिंपल सा तात्पर्य है, जब बालक या व्यक्ति को कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो वह सोचता है कि अब इसको कैसे सीखा जाए, उसे रट कर ही सीख लेता है। यह रटत विद्या बहुत दिनों तक काम नहीं आती है, लेकिन कहीं न कहीं अनकॉन्शियस माइंड में इतना वर्चस्व बना रहता है कि हमने इसका एग्जाम दिया, हमने पढ़ा है, इस चीजों को मैं जानता हूँ, लेकिन यह पूर्ण अधिगम के अंतर्गत नहीं आती है, ये तत्क्षणिक अंतर्गत आती है। जो लर्निंग बालक की हुई बस तत्क्षणिक है, कुछ समय के बाद वो विस्मृत हो जाएगा, स्मृति के रूप में लंबे समय तक नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने जाते हैं बालक, एक दो दिन या कम समय बचता है तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समझ में तो आते नहीं, सोचते हैं कि इसको हम रट लें ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर पा सके, या उनका किसी अंतर्क्रिया जरूर होती है, यह हम पढ़ने के बाद एग्जाम में आने वाला है, इसको रट लें। तो रटने का सिंपल सा तात्पर्य है, जो चीजें समझ में बालक या व्यक्ति या किसी को नहीं आए वह चीजें रट लिया जाता है, रट कर सीखता है, इसी को बोलते हैं रट कर सीखना। एग्जाम टाइम में आपका कोई भी पेपर ऐसी चीजें आ जाए जो हम यूज करते हैं, निरर्थक शब्द है एग्जाम टाइम में, निरर्थक शब्द। यहाँ इसके निरर्थक शब्द सिंपल सा तात्पर्य है कि उसको वह शब्द समझ में नहीं आया, सिर्फ पर्सनल से व्यक्ति से मतलब व्यक्तिगत उसका मामला है, ये नहीं है कि सभी बच्चों को नहीं आया। वह पर्सन, वह व्यक्ति, वह बच्चा उस चीज को निरर्थक समझ रहा है, इसलिए रटन विद्या प्रणाली का यूज कर रहा है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखने से तात्पर्य है जब व्यक्ति या बालक दी हुई विषय वस्तु, पाठ्य सामग्री या कोई समझकर सॉल्व करता है, उसको अच्छे से पढ़ता है, उसे अपने अंतर्निहित शक्तियों में ग्रहण करता है, अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच लगातार वार्ताएं चलती रहती है और वह हमेशा सदैव कॉन्शियस माइंड में रहता है, यानी चेतन अवस्थाएं में रहती है, तब उसको हम बोलते हैं अर्थपूर्ण सीखना। यानी कि कोई वाक्य, कोई क्वेश्चन, कोई हमारा सब्जेक्ट, कोई विषय वस्तु या जिस प्रकार की स्किल डेवलप करना है उसको सोच के समझ करके सीखता है, उसे बोलते हैं अर्थपूर्ण सीखना। यहाँ पर दो तीन चीजें हमेशा इसमें आ रही हैं, आप देख रहे हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। पहले हम ये भी जान जाए इसमें क्या है। जब हम अधिगम के प्रकार में इसको वर्गीकृत कर रहे हैं, आगे आगे डिवाइड कर रहे हैं आसुपेट महोदय के अनुसार, तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं अभी तक,
सिंपल सी है कि वो किसी मनुष्य बच्चे को अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किए, पशु मनोविज्ञान से ही स्टार्ट किए। वो कैसे क्रिया प्राप्त करते हैं, वहां पर जो भी उनको निष्कर्ष निकला है उसका सिंपल सा डायरेक्ट यूज कर दिए हैं बच्चों, मनुष्य के बच्चों पर। जैसे शुरू में एक चीज आया था आपका, जब मनोविज्ञान की जब स्टार्ट हुई थी, इसमें कुछ चीजें डर हुआ था कि आखिर मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर रहा है। सुबेर साहब हैं या फिर गगने आएंगे, तो ये लोग किसका अध्ययन किए हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान में ये चीजें आई थी, मनोविज्ञान में कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वह आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन करती है। यह 16वीं शताब्दी में बताया गया था, 16th सेंचुरी में बताया गया था कि जो विज्ञान है, जो मन की विज्ञान है, जो पढ़ने वाले हैं वह मनुष्य के या प्राणी के आत्मा का अध्ययन करते हैं। यह 100 सालों तक चलता रहा, इस पर कोई क्लेम नहीं किया कि है क्या, लेकिन कुछ इसको कांसेप्ट देने वाले थे, डेकार्tes साहब थे, डेकार्tes साहब थे, प्लेटो, अरस्तु, ये सब महान दार्शनिक थे जिन्होंने बताया कि ये आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन 100 साल बाद, कुछ दशक बाद ये पता चला कि जब हम आत्मा को हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसके स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकते, तो वो कैसी आत्मा है और वो कैसा मनोविज्ञान है। तो इसमें से इस पर क्लेम किया गया, इसको परा मनोविज्ञान कहते हैं, परा मनोविज्ञान के अधीन माना गया, जिसमें आत्मा को स्वरूप को स्पष्ट नहीं किया गया, न देखा गया, इसलिए इस थ्योरी को निग्लेक्ट कर दिया गया, इस थ्योरी को हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट आया मन का विज्ञान। आत्मा के विज्ञान में जब स्वरूप को नहीं किया गया था, तो जागरूक होने के रूप से जोड़ करके गलत तारीफ दे करके उसे हटाने के बाद फिर लोगों ने सहमत हुए कि मन का विज्ञान, इसमें प्रमुख थे पंपोलाजी। पंपोलाजी साहब ने बताया कि जो हमारा मनोविज्ञान है वह मन का विज्ञान है, इसको 17वीं शताब्दी में पारित किया गया, 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में कहा गया यह हमारा मन का विज्ञान है। यह भी धर्म कुछ साल तक चलता रहा, 100 साल, 17 से 19 तक, 100-150 साल चलता रहा, लेकिन फिर ये बताया गया कि मन को हम कैसे स्थिर कर पाते हैं, या इसके मन को कैसे स्वरूप हम इसका स्पष्ट कर पाते हैं। इस पर भी बहुत बहस हुई, शिक्षा वैज्ञानिकों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने, दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने या फिलोसोफर, जितने प्रकार के थ्योरियां बैठाई गई, फिर से समितियों ने चयन किया और यह बताया कि मन का विज्ञान मनोविज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मन को भी हम पकड़ नहीं सकते। हम क्लासरूम में होते हैं, हमारा मन कहीं और होता है। मन को प्रति सेकंड हम अमेरिका भी चले जाते हैं, वाशिंगटन भी चले जाते हैं, हम साउथ भी चले जाते हैं, हम रूस भी चले जाएं, बैठे बैठे जहां जहां हम घूमे हैं। एक चीज और है जो हमारा मन वहीं तक जाता है जिसके बारे में हमारा सबसेंसिव माइंड रिस्टोर की होती है। बाकी हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते, बिल्कुल नहीं समझ पाते, जो चीज हम जानते ही नहीं होते हैं। तो इसको एकाग्र करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसको भी बोला गया कि मन का विज्ञान हमारा मनोविज्ञान के तहत नहीं आएगा, इसलिए इसको भी हम कुछ दिनों के बाद हटा दिया गया। फिर नेक्स्ट आया आपका चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान में
ये कहा गया 19वीं शताब्दी में, कुछ लोग का मत है कि 18वीं शताब्दी में चेतना को विज्ञान को विज्ञान है। तो चेतना में हमारा 3 कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी थोड़ी सी चेतना में आया हमारा चेतन, अवचेतन और अर्ध चेतन। चेतन का मतलब है वह सारी नॉलेज, वह सारी हमारे रिकॉर्ड जो हमें ऑटोमेटिक माइंड में क्लियर हो। जैसे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं 2 का टेबल सुनाओ, 3 का 4 का 5 का, कहते ही बच्चा स्टार्ट हो जाता है, 2 से लेकर 20 तक कंप्लीट किए बिना रुकता नहीं है। ये रटन प्रणाली में जरूर होती है, लेकिन उसकी चेतन अवस्थाओं में प्रकट है। इसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। ये होती है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड का सिंपल सा तात्पर्य है वह सारी नॉलेज, वह सारी खूबियां आपके पिछले भाग में संचित रहती है। समय आने पर वह चीजें अवचेतन से अर्धचेतन में आ जाती है। चेतन का मतलब ऐसी कॉन्सेप्ट, ऐसी थ्योरी जो 100% क्लियर हो, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं हो। आप देखते ही पहचान जाइए, किसी व्यक्ति को आप देख रहे हैं तो पहचान जाइए कि हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे हैं। वो होता है चेतन अवस्था। अवचेतन में जो चीजें को विस्मृत कर दे, चीजों को याद न करे, लेकिन याद रखिए सारी चीजों का यही मेमोरी है, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मेमोरी है। सारी क्रियाकलाप की संचित होती है। जैसे हम अब तक कोई बीएससी कर लिए, एमएससी कर लिए, रिसर्च कर लिए, कक्षा 1 से लेके यूकेजी एलकेजी से लेके उसके रिसर्च तक सारे स्टोर यहीं पर संचय रहते हैं। जब यहाँ पर सारी चीज संचित रहती है तो उपयुक्त समय परिस्थितियों के अनुसार वैसी घटनाएं रिपीट होती है। यह अवचेतन यानी अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। अगर वो संचित नहीं रही, आपने ठीक से उसकी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया या ठीक से आपने नहीं पढ़ा है या आपकी अधिगम अच्छे से नहीं हुई है, तो अवचेतन में वो सदैव पड़ी रहेगी, लेकिन वो कभी चेतन अवस्था में नहीं आएगी। जिसकी रिकॉर्डिंग क्लियर न हो, समय परिस्थिति के अनुसार वह क्या हो जाए, चेतन में आ जाए। सबसे बड़ा स्टोरेज अवचेतन ही है, इसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट है अर्धचेतन। अर्धचेतन क्या होता है, ऐसी चीजें जो हमें 50% लर्न हो, 50% लर्न हो। जैसे कौन से सिचुएशन में एग्जाम में बैठते हैं, हमारे पास 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते हैं तो 2-3, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कंफ्यूजन, पता चलता है इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, हम कंफ्यूजन की अवस्था में रहते हैं। 50% यस या नो, वह हमारा होता है अर्धचेतन। नेक्स्ट इसमें बताया गया 20वीं सेंचुरी में कुछ समय के बाद इस चीज को भी किसी होते हैं, सब होता है 1% निकला हो और 9% क्या हो, डूबा हो, 9% उसकी जल हो। यानी कि चेतना की अवस्था में भी हम यह निर्धारित कर पाए हमारे रखते हैं 10 में से और 9% की जगह हमारे पास नहीं है। यानी 100 में से सपोज कर 10% नॉलेज है, 90% नॉलेज नहीं है। जब ऐसी चीजें आई तो असंभावित करके इस चीजों को भी हम चेतना और विज्ञान से हटा दिए। फिर नेक्स्ट आया हमारे स्किनर साहब थे का विज्ञान है। आज तक यही माना जा रहा है कि हमारा मनोविज्ञान सच में व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि व्यवहार व्यक्ति को देख करके उनको समझ करके हम व्याख्या कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं कि व्यक्ति में क्या प्रॉब्लम है। अध्यापक अगर विद्यालय में पढ़ा रहा हो तो सामने वो देख कर जरूर बता देता है कि बच्चा प्रॉब्लम में है कि नहीं। यानी एक्सटर्नल एक्टिविटी के कार्य का सेट है।
गगने साहब ने जब मनोविज्ञान का अध्ययन किया, अध्ययन किया, तो उन्होंने ये सीमा से कहां तक स्टार्ट होती है, तो उसके अंतर्गत इन्होंने 8 पॉइंट दिए। अधिगम में सीखने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले व्यक्ति या बालक को सीखने के लिए हमें चाहते हैं संकेत अधिगम। संकेत अधिगम फिर है अनु अधिगम। संकेत अधिगम है, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, नेक्स्ट है आपका इसको बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग को देने वाले थे पावलोव साहब। नीचे नहीं दिख रहा। अधिगम की बात है हमारा सिद्धांत। समाधान गगनी साहब ने जब अधिगम के प्रकार को डिवाइड करना स्टार्ट किया तो वह इस तरीके के फार्मूले को यूज किए, जिसमें से कठिनाई स्तर उन्होंने बताया कि कठिनाई स्तर कैसे है। तो कठिनाई स्तर का सिंपल सा मतलब है, हमारा सबसे पहले लिया गया एक कठिनाई स्तर इस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं, छोटी चीजों से लेकर के बड़ी चीजों तक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत 1904 में पावलोव साहब ने एक डॉग पर एक कुत्ते पर अपना परीक्षण किए थे। उन्होंने ये बताया था कि संकेत अधिगम बच्चों को सीखने में शैक्षिक रुचि में शैक्षिक उसका यूज
कितना है और कितना प्रयोग किया जा सकता है। हमने कई नियम इसमें बताए कि संकेत अधिगम के द्वारा बच्चों को जागरूक कैसे किया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने प्रैक्टिस में एक डॉग को लिया था जो बोलते थे यू सी आर प्लस यू सी आर यह हमारा कंडीशन बन गया था जिसको बोले थे अनुबंधन। तो इसमें उन्होंने यही बताया था पाउलो साहब ने 1904 में पेपर परीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया था जब कोई भी व्यक्ति या प्राणी के सामने किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है वह व्यक्ति अपने ऑब्जेक्ट स्टिमुलस को प्राप्त करने के लिए कौन सी रणनीतियों को यूज करता है। तो उन्होंने एक डॉगी को सिखाना चाहा, उसके कैरेक्टर में उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहा, अस्थायी रूप से किस तरीके से परिवर्तन करके हम डॉगी को सिखा सकते हैं। वहां से कुछ रूल पॉइंट आउट करके हमारे कॉलेज स्तरों को लागू किया गया, स्कूल स्तरों को लागू किया गया, किस तरीके से हम बच्चों को भी सिखाएंगे। अनकंडीशनली स्टिमुलस, ऐसे उद्दीपक जिसमें कोई कंडीशन ना हो। तो क्या हुआ था यूसीआर रिस्पांस उसका कंटीन्यूअस लगा था। फिर नेक्स्ट था सीएस मतलब कंडीशनली स्टिमुलस और फिर क्या है यूसीएस और फिर यूसीआर। यूसीएस सिंपल से स्टिमुलस है भोजन, ये क्या है कंडीशनली अनकंडीशनली स्टिमुलस यानी उद्दीपक कौन सा है, उद्दीपक में हमने लिया था भोजन। भोजन को देखते ही डॉगी का लाल बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाद में उन्होंने उसकी लाल ग्रंथि का भी प्रयोग किया। उसमें निष्कर्ष निकाला कि ऊपर लाल कितनी प्रबलता से निकलती है। कभी कभी भोजन हमारे मन पसंद के होते हैं तो हम देखते हैं कि लाल ऑटोमेटिक क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, वो लाल ग्रंथियों पर डिपेंड करता है। तो जब डॉगी के सामने भोजन रखा गया तो वह क्या किया अनकंडीशनली बिना कंडीशन के रिस्पॉन्सिंग करने लगा, अनुबंधन क्रियाएं करने लगा। और फिर क्या किए, यह तो कोई सीखना नहीं हुआ क्योंकि भोजन किसी को देंगे, भूख लगा तो भोजन तो करेगा ही, क्योंकि आसानी से भोजन की प्राप्ति हो गई थी। नेक्स्ट क्या किए कि घंटी प्लस भोजन कर दिए। उन्होंने क्या बोला आप क्या करते हैं घंटी प्लस भोजन एक कई बार की। एक बार उन्होंने घंटी बजाया, डॉगी कहीं भी था वो तो आया नहीं, घंटी से उसका क्या लेना देना है। फिर उससे कई बार घंटी बजा कर परिवार जाते थे, घंटी बजाते थे, भोजन देते थे। फिर इस समय अंतराल को बढ़ाते चले गए, फिर वो कहीं भी डॉगी रहता था, कई बार 100 200 500 बार, कई बार 200 बार इसका से निकाले, वो घंटी बजाते ही वो डॉगी समझ जाता था कि मेरे भोजन वाला घंटी बजा है और मुझे चलना चाहिए। तो कहीं भी होता था दौड़कर भोजन की प्राप्ति के लिए आ जाता था। अब नेक्स्ट क्या किए, क्योंकि सिखाना था उसको घंटी और उसके लाभ में उसके भोजन की प्राप्ति में, तो नेक्स्ट बार क्या हुआ घंटी बजाते ही डॉगी का लाट बोलना शुरू हो जाता था, वो समझ जाता था कि हमारे भोजन की प्राप्ति का समय हो गया था। उन्होंने यही बताया संकेत अधिगम में यहाँ की यह थ्योरी लेकर के बच्चों को कैसे लागू किए थे। क्लास स्टैंडर्ड का 1 2 3 4 5 का देखिए, जब हम क्लास 1 मान फर्स्ट पीरियड में और थर्ड पीरियड में फोर्थ पीरियड में अगर तीसरी घंटी जू बजती है टन टन टन, तो ये बच्चे ध्यान देते हैं तीसरी घंटी बज गई, इंग्लिश वाले मैडम आएंगी जरूर, बच्चे के अंदर भय पैदा हो जाता है कि हमारा होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं, या मैथमेटिक्स के टीचर आएंगे हमारा होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं। यानी घंटी से बच्चों को लर्निंग ये हो जाती थी कि कौन सी घंटी पर उनके कौन से टीचर आने वाले हैं। छोटे क्लास के बच्चे भी इतना समझ जाते हैं। यहाँ से शैक्षिक इंतजार यही था इसका, हम छोटे क्लास के बच्चों को कैसे लागू करते हैं। तो पाउलो साहब ने सिग्नल लर्निंग पर 1904 में एक डॉगी प्रैक्टिस करते हुए कई निष्कर्ष शैक्षिक किए, जो काफी समालोचनाओं का सामना किया करना पड़ा, आलोचनाओं का भी सामना किया करना पड़ा। एक था हमारा संकेत अधिगम, दूसरा था 1938 में स्किनर साहब ने किया अनुक्रिया
उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्डिंग यानी जब व्यक्ति के सामने या प्राणी के सामने किसी प्रकार की उद्देश्य ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके खिलाफ क्या करता है, वह अनुक्रिया करता है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, प्रयत्न करता है। इसमें इसने दो चीजें बताया, ये जो बच्चे के सामने विषय वस्तु सामने हो उसके प्रति कैसे अनुक्रिया करता है, और एक क्या हो जो विषय वस्तु उसके सामने नहीं हो तब कैसे अनुक्रिया करता है। अब चूंकि ये लोग थे व्यवहारवादी थे, तो जो बच्चे के व्यवहार में आए तो क्या थे, जो बच्चे के व्यवहार में आता है बच्चा वैसा करता चला गया। यह तार्किक चिंतन नहीं करता है, बात यह सोचता नहीं कि हमको कैसे करना है। अब स्टैंडर्डता रह गई तो जहां तक ये देखा जाता है कि 1 से लेकर 3rd तक या 5th तक बच्चे के अंदर तार्किक क्षमताएं, सोचने की क्षमताएं कम पाई जाती हैं, इसके ऊपर अधिक पाई जाती है। हो सकता है कि उस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट हो, ऑर्डिनरी टैलेंट हो, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है, तो जनरल में है, उसके ऊपर है 110 से 140 के बीच में है, 110 से 120 के बीच में है, 20 से 40 के बीच में है, सुपीरियर, वेरी सुपीरियर, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट बच्चे होते हैं जो बोलते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हमारे विद्यालय में जाते हैं स्टैंडर्ड के 1 2 3 4 में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिसकी आईक्यू लेवल 140 से ऊपर काम करती है, या सुपीरियर होते हैं, या वेरी सुपीरियर होते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है। तो दीपक अनुक्रिया में उन्होंने बताया कि बहुत सी चीजें रटन प्रणाली पर आधारित होती है, और वह बालक को काम दिया जाता है, कभी-कभी बालक को नहीं पता होता कि हमें करना क्या है। एग्जांपल में देखिए 1 से 5 तक बच्चे पूछे कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, उसको तो छोटी चीज जो यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रहे हैं उसमें 80% ये नहीं बता पाएंगे हम एजुकेशन ग्रहण क्यों कर रहे हैं, इसका क्या हमारे भविष्य का लक्ष्य है, हम भविष्य में इसका क्या यूज करेंगे क्या नहीं करेंगे, बस पढ़ रहे हैं, जो भी मौका मिलते चले जाए पढ़ रहे हैं, बढ़ती गंगा है उसमें हम होते चले जा रहे हैं। कोई एक लक्ष्य निर्धारित नहीं, जो लक्ष्य बनाकर जो काम करते हैं वो तार्किक क्षमताओं या सोचने समझने की या चिंतन या बौद्धिक क्षमताओं से काम होते हैं, वो सुपीरियर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी चीजें होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि हम पढ़कर क्या करेंगे। हमको क्लास जाना है, छोटे बच्चों को बैग उठाएंगे, अपना सेटअप करेंगे, वो कॉपी हमारे मैडम का क्लास है, सर का क्लास है, जाएंगे क्लास लेंगे और चले आएंगे, क्लियर नहीं कर पाते, अधिगम रूप में आएगा। 1938 में स्टीलर साहब ने बताया कि बहुत सी चीजें हैं जो अदृश्य होती हैं, बहुत सी चीजें दृश्य होती हैं जिसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम जान सकते। 3 है तो शुरू में बच्चा कोई छोटा सा है तो 3 देखते हैं तो 3 को छुपाने चाहते हैं या बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उससे क्या है, अज्ञान होता है, अज्ञान दीपक है। जब हम छूट जाता है उसको दर्द होता है, अगली बार 3 को दिखाते ही ऐसे ले जाएंगे तो बच्चा भागना शुरू कर देगा क्योंकि उसे दर्द का आभास हो चुका है। एग्जांपल में बहुत हो सकता है, इसमें एक छोटे बच्चे हैं जिसके पास दीपक सामने दिख रहा है, लालटेन दिख रहा है, मोमबत्ती दिख रही है, तो आप कई बार होते हैं कि बच्चा रुकेगा नहीं क्योंकि उसके प्रति उसकी जिज्ञासाएं बहुत बड़ी होती है, उसके संदेश बहुत बड़े होते हैं, उसके को अंगीकार करने में मजबूर है, वो जब तक नहीं मानेगा जब तक उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। जाता है बल्ब को या मोमबत्ती लाइट को टच करता है तो उसके हाथ जलते हैं या प्रॉब्लम होती है, तो इतना वो समझ जाता है कि अब उनके इसके प्रतिक्रिया नहीं करना है, और उसको फ्री भी छोड़ देंगे तो भी उसके तरफ नहीं जाएगा, वो साइड हट जाएगा, तो वहां उसको फीलिंग हो गई है। तो पहले दृश्य वो साइड हट जाएगा तो वहां उसको फीलिंग हो गई है, तो पहले दृश्य थी फिर दृश्य होती, यानी कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट सामने हो उसके प्रति कैसे अनुक्रियाएं करना है, ये चीजें या दीपक अनुक्रिया में 1938 में स्टीलर साहब ने सिखाया। उसका एक थ्योरी थी, एक कबूतर रखे थे, वहां दाना रखे थे, कबूतर को गोल गोल घुमा रहे थे, कबूतर को फिक्स करके कि राइट साइड से चूंच मार करके दाना को उठाना है, जब भी वो कबूतर दस से घूमता था तो राइट साइड में दाने को उठाता था, यानी लर्निंग हो गई राइट साइड और लेफ्ट साइड का, उसी गर्दन की तरफ उसकी जाएगी ताकि उसको भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। यह कि हमारा दीपक अनुक्रिया 1938 में स्टीलर साहब ने दिया था। संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग यह है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग सिग्नल लर्निंग का साहब ने दिया था 1904 में जो डॉगी पर किया था। श्रृंखला अधिगम
श्रृंखला अधिगम से है तात्पर्य जब भी बालक या व्यक्ति को किसी चीज सीखना होता है तो वह एक क्रम में सीखता है, लर्निंग ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये तथ्यात्मक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आप नहीं कोई चीज, अगर आपको हिंदी बोलना है तो कोशिश आप ये करेंगे कि पहले कथन स्वर मात्राएं सीखें। इंग्लिश बोलना है वोवेल्स कॉन्सोनेंट की जानकारी होनी चाहिए। एक क्रम में कोई चीजें सीख करके, एक चेन रिएक्शन में सीख करके कि हमारे अंदर लर्निंग होती है, जो परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें से तबला बजाना हो, साइकिल चलाना हो, तो तबला बजाने के लिए सुर ताल मिलाना पड़ता है, हारमोनियम बजाना हो, कोई भी चीजें करना हो, इसका एक क्रम होता है। ऐसा नहीं कि आप मास्टर हो जाएंगे हारमोनियम बजाने का या तबला बजाने का, उसको लय मिलाने के लिए पुरानी पीछे के जितने भी पुरानी के आपके कॉन्सेप्ट हो गए, सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी जा करके अपना या हिंदी बोलना, जितनी भी प्रकार की सारी चीजें आएंगी इसी के अंतर्गत आपके पाए जाएंगे। सार्थी का अंतर्गत क्या है? अधिगम के अंतर्गत यानी शब्दों में छोटी छोटी चीजों को समझना, पहचानना, हर एक छोटी छोटी चीजों को पहचानना शब्दों के माध्यम से, फिर जब ये लर्निंग हमारे अंदर होती है इसको बोलते हैं हम शाब्दिक अधिगम। छोटी छोटी चीजों से बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत है जब बालक व्यक्ति जब चीजों में विभेद करने लगता है, जब चीजों को समझने लगता है इसमें अंतर क्या है, तब वो आता है बहुविभेदन के अंतर्गत। जैसे पौराव साहब ने, जयसिंह ने, चाहे थॉर्नडाइक महोदय ने, या कई प्रकार के ऐसे विस्तारवादी भी संज्ञानवादी भी हमारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये बताया बहुविभेदन के अंतर्गत जिसे डॉगी में क्या हुआ था, उसे एक घंटी बजाने पर वह घंटी की आवाज सुन करके उसकी तीव्रता, आवाज क्या ध्वनि की तीव्रता होती है 1 से लेकर 130 डेसिबल तक। अब प्रश्न है कि उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है, 27 से लेकर 40 है, यह कम नॉर्मल है, 27 40 से लेकर 55 है, तो से उच्च है, 55 से लेकर 70 है, 70 वाले केस में है वहां पर आपको अधिक सुनने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ क्वालिटी के बाद सुनने की पड़ती है। तो यहाँ पर वह डॉगी इतना विभेद, इतना डिस्क्रिमिनेशन कर लेता है कि वह घंटी की आवाज है कि मंदिर की घंटी की आवाज। अगर घंटी की आवाज में थोड़ी सी तीव्रता में अंतर होता है, डॉगी इतना सीखा रहता है कि मेरी घंटी नहीं है, मुझे भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। बहुविभेदन में है कि फ्रीक्वेंसी में अंतर करना सीख जाना, और जानवरों की आवाजों में कौन शेर की आवाज है, कौन हाथी की है, कौन बंदर की है, कौन टाइगर की है, ये सारी आवाजों में विभेदन करना सीख जाना। और पढ़ रहा है बालक हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास क्या है, समाज में उसके फार्मूले क्या है, जहां भी अंतर करना स्पष्ट कर जाए वह होता है बहुविभेदन अधिगम। हम शुरुआत यहीं से करते हैं, यह हमारा डिफिकल्टी लेवल है, कठिनाई स्तर है। कठिनाई स्तर के अंदर सबसे पहले संकेत अधिगम सीखते हैं, फिर दीपक अधिगम सीखते हैं, फिर श्रृंखला करना सीखते हैं, फिर शाब्दिक अधिगम सीखते हैं, फिर बहुविभेदन अधिगम सीखते हैं, फिर उसके बाद हमारा है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम के अंतर्गत क्या होता है? प्रत्यय अधिगम के अंतर्गत है जब किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, यानी विधियों, नई रूल का जब हम अनावरण करते हैं, अपने में थ्योरी मिलाते हैं, वो होता है हमारा प्रत्यय अधिगम। बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। प्रत्यय के इंग्लिश होता है कॉन्सेप्ट, अधिगम है लर्निंग। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिस विधि का या जिस शब्द का या जिस जो चीज हम लर्निंग के अंतर्गत लाते हैं अपने व्यवहार में, वह चीजें अगर क्लियर है तो हम ये मानते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी उस विधि के या जो चीज सिखाई गई है, या मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, या फिजिक्स के हो, या हिंदी का इतिहास हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, जितनी भी चीजें हैं, अगर उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चा क्लियर बोल रहा है, कॉन्सेप्ट माइंड के हिसाब से बोल रहा है, एक फ्लो में बोल रहा है, तो मान के चलिए कि उस बच्चे का प्रत्यय अधिगम हो गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई नियम फार्मूला बता रहा है। नेक्स्ट क्या है? सिद्धांत अधिगम। जब वह कॉन्सेप्ट अधिगम क्लियर हो जाता है, तब आगे चलकर वही लर्निंग सिद्धांत का रूप ले लेती है।
अभी तक जितनी थ्योरी हमने पढ़ा है, जितनी सिद्धांत है, अभी तक कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है जिससे फ्लेक्सिबल ना हो। उसमें भी संशोधन चलता रहा है अभी तक। जितने भी नियम कानून बने हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बने हैं, लेकिन उसमें सिर्फ टर्म कंडीशन के साथ सेटिस्फाइड किए जा रहे हैं, उसके नियम को बदला नहीं गया है। जिसका कॉन्सेप्ट सही है वह चल के सिद्धांत अधिगम हो जाता है, वह थ्योरी अधिगम हो जाता है, जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। नेक्स्ट क्या है? समाधान अधिगम। समाधान समस्या समाधान। सिद्धांत अधिगम के बाद है समस्या समाधान अधिगम, यानी वह पर्सनालिटी, वह बच्चा अब अगर इस लेवल पर है, 8वें लेवल पर है समस्या समाधान अधिगम में, तो उसे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वह कक्षा 1 का है तो 100% टेस्ट जीपी लायक है, अगर वह सामाजिक है तो 100% दार्शनिक बन चुका है, अगर वह बालक अगर नेता है तो वह सबसे उच्च कैटेगरी के नेता में शामिल है, अगर वह बालक साइंटिस्ट के फील्ड में है तो सबसे 1 नंबर का साइंटिस्ट बन चुका है। यानी यहाँ तक कोई हर प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करने की उसके अंदर क्षमताएं विकसित हो चुकी है। कोई भी ऐसी क्षमताएं नहीं है जो वह सॉल्व नहीं कर सकता, सारी समस्याओं का सलूशन करने में वह समर्थ है। तो कगने साहब ने 1965 में सारी थ्योरियों को एक साथ करते हुए इतने प्रकार के 8 अपना पॉइंट बताए कि छोटे बालक किस तरीके से उनको अधिगम कराना चाहिए, जो आगे बढ़कर वह इतनी चीजों को सीख करके समस्या समाधान अधिगम में चले गए। एक उचित फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट, एक अच्छे गुणवत्ता के टीचर, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हैं। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो गगने साहब का आशुतोष साहब ने भी अपना बताया, वर्गीकरण गगने साहब ने भी बताया। ऐसे कई साइंटिस्ट भी हैं जो कई प्रकार के बताए हैं। क्योंकि एग्जाम में जब आप लिखेंगे किसी भी चीज को, जिस तरीके से मैंने बताया फिजिकल चीजों को एग्जाम वैसे लिखेंगे तो आपका नंबर कटने के चांसेस बहुत कम है। यह आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स का नंबर दिलाएगा। जैसे अगर किसी भी चीज को लिख रहे हैं अधिगम, अधिगम के प्रकार, सबसे पहले लिखिए अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है, अधिगम के गुण क्या हैं, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, इसकी मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसके कारक क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, हर एक लाइन को पॉइंट आउट करके आप लिखेंगे। यह गुणवत्ता आपको ये संकेत करता है कि आपके अंदर लिखने की शैली एक टीचर के अध्यापक की शैली की तरह परफेक्ट है। तो आप जब भी कोई चीज लिखें, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम की परिभाषा बताइए, तो पूरा लिखेंगे। एक चीज जरूर, 2 चीज इसमें जरूर डालिएगा कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार या निष्कर्षों के द्वारा अधिगम के अंतर्गत